न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब देखो, न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, न्यूटन के दो नियम बता दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो तृतीय नियम जो है उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब देखो, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझो। क्रिया का मतलब होता है एक्शन और प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। ठीक है, मतलब कोई एक्शन जो होगा, ठीक है, तो उसका अपने आप में क्या होगा? एक रिएक्शन भी होगा। जैसे एग्जांपल समझो, इसमें क्या करो आप, बॉल को कहीं पे पटको, तो जब बॉल को हम पटकते हैं तो क्या होता है? वो रिवर्स आती है। मतलब हमने तो इस तरफ मारी, वो रिवर्स आई, तो ये क्या हो गया? उसका प्रतिक्रिया हो गई। जैसे क्या होता है कि किसी को थप्पड़ मारिए आप, तो कुछ बहुत क्या लगेगा? आपके हाथ में भी लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? आपने गाल में मारा, तो गाल से भी जो आपके हाथ में आया वो क्या हुआ? प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण आपको हाथ में लगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, न्यूटन गति विषयक नियम में कहता है कि प्रत्येक क्रिया की अपने आप में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उसके समान प्रतिक्रिया होती है। जितनी तेज आप बॉल मारेंगे, मतलब जितनी तेज आप क्रिया करेंगे, उतनी ही तेज क्या होगी? उसकी प्रतिक्रिया होगी, उतनी ही तेज वो क्या होगी? रिवर्स होगी। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया का क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार, या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक कार्य का उसके एक समान क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कह रहा है अर्थात यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। मतलब अगर बॉल ने दीवार पर बल लगाया, ठीक है, तो दीवार भी क्या करेगी? पहली वस्तु हो गई बॉल, बॉल से लगा किस पे? दीवार पे बल, तो दीवार भी क्या करेगी? उस बॉल पर भी उतना ही बल लगाएगी, लेकिन उनकी दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। बॉल ने इधर मारा तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, लेकिन दीवार ने उसको रिवर्स किया तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। तो बराबर लगेगा बल, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो ये हो गया न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, मतलब उसका उल्टा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल समझो, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के एग्जाम्पल। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के एग्जाम्पल में आता है कि देखा होगा कि जब आदमी तैरता है, या बंदूक का एग्जाम्पल बता दें, कब बंदूक को देखा होगा कि जब बंदूक क्या चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? वो आदमी को उसको झटका लगता है। ठीक है, अब उसको झटका क्यों लगता है? तो होता क्या है कि जब जैसे बंदूक उसने चलाई, तो जब बंदूक चलाता है तो वो गोली क्या करती है कि आगे की ओर उसने धक्का दिया, बंदूक ने गोली को आगे की ओर धक्का दिया, तो गोली भी क्या करेगी? उसको, बंदूक को पीछे की ओर धक्का देगी, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो अगर हम किसी बंदूक से गोली का फायर करेंगे तो क्या होगा? वो जितना आगे जाएगी जितनी तेजी से, तो उतना ही हमें क्या लगेगा? बैक लगेगा, रिवर्स लगेगा। जैसे तैराक जो होता है, दूसरा जो एग्जांपल हो गया कि तैराक जो पानी में तैरते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? पानी को पीछे किया करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब वो ऐसे पानी को हटाते हैं, तो जब पानी को पीछे की ओर ताकत लगाते हैं तो पानी उतनी तेजी से क्या करता है? आगे की ओर लगाता है, प्रतिक्रिया करेगा क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार। तो समझ में आ रहा है? तो जितना वो और जितनी तेजी से वो पानी को पीछे करेगा, उतनी तेजी से क्या होगा कि वो आगे बढ़ेगा, उतनी तेजी से प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि पानी भी उतनी तेजी से बल लगाएगा। इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो नाव चलाने वाले होते हैं तो उसमें वो पतपार वो डंडी का बांधे होते हैं साइड में, और उसको घुमाते रहते हैं, उससे पानी को पीछे की ओर करते हैं। तो जब उससे वो पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो जब पानी जा रहा है पीछे की ओर, ठीक है, तो जब पानी पीछे की ओर जा रहा है तो पानी उसको क्या करेगा? नाव को किस ओर लगाएगा? धक्का, आगे की ओर। तो नाव उतनी तेजी से क्या बढ़ेगी? आगे की ओर बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो एक क्रिया प्रतिक्रिया हो गए। तो पहला नियम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम में आप लोगों ने पढ़ा था, कि आपको बताया गया था प्रथम नियम में कि, और जिसको आप लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो गैलीली का नियम भी कहते हैं, तो उसमें आपको बताया गया था कि जब तक किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी। फोर्थ लेक्चर में बताया गया था, जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। और न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में आपको बताया गया था कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण होता है एक्सेलरेशन, जैसे गाड़ी में बोलते हैं एक्सीलेटर। तो जो एक्सीलेटर शब्द जो होता है वो कहाँ से बना होता है? इसी एक्सेलरेशन से होता है, एक्सेलरेशन। ये त्वरण आपको पढ़ा ही चुके हैं फर्स्ट लेसन में।
तो एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण, और त्वरण है क्या, वेग में होने वाले परिवर्तन। तो बढ़ता है, एक्सीलेटर को ज़्यादा दबाएंगे तो त्वरण क्या होगा, गाड़ी तेज़ी चलेगी, वेग में वृद्धि होगी। एक्सीलेटर कम करते जाएंगे तो त्वरण क्या होगा, कम कर होता जाएगा, मतलब वेग में परिवर्तन कम हो रहा है तो क्या होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। समझ में आ गया। ये भी आप पढ़ चुके हो। न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम पढ़ा, द्वितीय नियम पढ़ा, आज पढ़ा तृतीय नियम इस लेक्चर में। और तृतीय नियम में आप लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु में न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, अपने उसके एक समान प्रतिक्रिया होती है, जिसकी दिशा क्रिया के विपरीत दिशा में होती है। समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गए। देखो, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा कि रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, जैसे इसरो द्वारा, अपने इंडियन स्पेस रिसर्च द्वारा। तो ये क्या होते हैं कि रॉकेट देखो ऊपर कैसे जाता है, ये समझो। ठीक है, तो ये भी किस पर इसकी क्रिया आधारित है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। होता क्या है कि यहाँ पे इसमें भरा होता है फ्यूल। ठीक है, ये रॉकेट है, ठीक है, लग रहा है ना रॉकेट जैसा। तो ये क्या है, एक रॉकेट है और इसमें क्या होता है, फ्यूल भरा होता है। इसमें यहाँ पे जब ज्वलनशील, जब ये फ्यूल जलता है तो यहाँ पे क्या बनती है, गैस बनती है। और ये गैस बहुत तीव्र गति से क्या होती है, नीचे की ओर निकलती है गैस। और गैस पे कौन बल लगा रहा है, रॉकेट। तो रॉकेट इस पे लगा रही है F1, नीचे की ओर बल। तो जाहिर सी बात है, जब इससे गैस निकलेगी तो ये गैस भी क्या करेगी, ऊपर की ओर बल लगाएगी। तो जितनी तेज़ी से बाहर नीचे की ओर इसको लगाता है, उतनी ही तेज़ी से इसका प्रतिक्रिया होता है F2। ठीक, और ये किस तरफ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो जैसे जैसे गैस नीचे की ओर निकलती जाती है, दाब लगाता है ये रॉकेट, तो उतनी ही तेज़ी से गैस ऊपर को उस पर बल लगाती है। और इस कारण ये क्या होता है कि ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, तेज़ी से चलता रहता है। ठीक है, तो गैस जो रॉकेट की गति है वो भी किस पे आधारित है, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार समझ लो। होता क्या है कि जो रॉकेट में होता है वो ईंधन जलता है और वो क्या उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे गैस जो होती है एक साथ बहुत तीव्र मात्रा से निकलती है, और इसको कौन निकाल रहा है, ऊपर से रॉकेट बल लगा रही है। रॉकेट के अंदर जो इंजन है वो क्या कर रहा है, इसको बहुत तेज़ी से नीचे की ओर निकाल रहा है। तो ये गैस पे जो बल लगा रहा है रॉकेट, वो नीचे की ओर लगा रहा है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा कि क्या होगा, एक बल का एक अपना क्रिया का क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो जैसे ये बल क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, गैस निकलेगी, गैस पर ये बल लगाएगा नीचे की ओर रॉकेट, तो वो गैस क्या करेगी, इस पर रॉकेट पर क्या लगाएगी, ये ऊपर की ओर ये F2 बल लगाएगी, और ये उतनी ही तेज़ी से ऊपर की ओर भागेगा। जितनी तीव्र गति से गैस निकलेगी नीचे की ओर, उतनी तीव्र गति से ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रॉकेट की जो गति हो गई वो किस पे आधारित है, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। इसके बाद देखो, जैसे घोड़ा गाड़ी कैसे खींचता है। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है फिर, तो घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना। तो देखो घोड़ा क्या करता है कि जैसे हम लोग जब चलते हैं पृथ्वी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, पैर द्वारा किस पे बल लगाते हैं, पृथ्वी पे। और जब पृथ्वी पर हम लोग बल लगाते हैं बहुत तीव्र गति से, तो पृथ्वी क्या करती है, हमारे पैरों पे बल लगाती है, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ते हैं। से वही घोड़ा गाड़ी में होता है। क्या हो रहा है कि हम, वो घोड़ा जो होता है पैरों द्वारा किस पे बल लगाता है, पृथ्वी पे। जो पृथ्वी को धक्का दे रहा है पीछे की ओर, तो पृथ्वी भी क्या करेगी, उस पर किस तरह धक्का देगी, आगे की ओर, और वो बराबर क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये हो गया न्यूटन के गति विषयक के एग्जाम्पल। देखो समझो संवेग। तो संवेग को समझने से पहले देखो कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये दोनों कार हैं, इनके क्या है, द्रव्यमान समान है, ध्यान से समझना। ठीक है, इनके वेग अलग अलग है। इसका है वेग v1 और इसका है वेग v2। फर्स्ट लेसन में वेग क्या होता है आपको बता चुके हैं। अच्छा, ये अधिक तेज़ी से चल रही है और ये इससे धीमे से चल रही है। तो अगर ये तेज़ी वाली, ये है तेज़ी गति से, तेज़ गति से, और ये धीमी चल रही, दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। तो ये जब किसी वस्तु से टकराएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, कौन ज़्यादा तेज़ी है टक्कर देगी, ये वाली देगी जो तेज़ी से चल रही है। समझ में आ रहा है। तो तेज़ी वाली क्या करेगी, उस पर ज़्यादा बल लगाएगी, जबकि धीमे वाली उस पर क्या लगाएगी, कम बल लगा के रुक जाएगी। ठीक है, यही अगर क्या हो कि अब एक दूसरी कार हो या दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हों और उनके द्रव्यमान अलग अलग हों की, जैसे ये एक कार हो गई और एक बड़ी कार हो गई।
ठीक है, आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस आप समझेंगे। अब ये क्या है, दो अलग अलग, इसमें क्या था, दोनों सेम द्रव्यमान की कारें थी, उनके वेग भिन्न भिन्न थे। ये तेज गति से चल रही थी, ये धीमी गति से चल रही थी। तो जब ये दोनों टकराएंगी किसी वस्तु से, तो ये क्या करेगी, ज़्यादा तेज बल लगाएगी, मतलब ज़्यादा तेज टक्कर मारेगी। टक्कर का मतलब बल लगाना। इसमें क्या है कि इसका भी द्रव्यमान m1 है और इसका m2 है। अब कि इनके वेग समान है, v, इसका भी ठीक। तो होगा क्या कि जब ये वाली दोनों, ये इनके वेग समान है, मतलब एक समान चाल से चल रही हैं, द्रव्यमान अलग अलग हैं, ये काफ़ी बड़ी है, ये छोटी है। तो जब ये किसी से टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने के बाद ये क्या करेगी, कम बल लगाएगी उस पर, मतलब थोड़ा नुकसान करके रुक जाएगी। और ये जब बजाएगी तो क्योंकि बड़ी है तो क्या करेगी, ज़्यादा तेज बल लगाएगी। जैसे दो आदमी भागते हुए हैं, एक बिल्कुल दुबला पतला हो, एक बहुत तगड़ा हो, और दोनों आदमी क्या करें, आपसे टकरा जाए, तो जो तगड़ा होगा वो क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, ठीक है। और जबकि जो दुबला पतला वाला होगा वो कम बल लगाएगा, ठीक है। जबकि दोनों समान वेग से चल रहे थे। मतलब क्या हो गया कि ये किसी वस्तु पर जो बल होता है, बल किस पर निर्भर करता है, एक तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है और दूसरा किस पे निर्भर करता है, वेग पे निर्भर करता है। तो बस संवेग दो ही चीज़ों पे निर्भर है, किस पे, द्रव्यमान और वेग पे। तो होता क्या है संवेग, संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान, देखो संवेग की कैसे परिभाषा देंगे इस बात से समझिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, ये गुणा का चिन्ह है, तो गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से संवेग को जो होता है वो स्मॉल p से निरूपित करते हैं, ठीक है, या प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल p बराबर जो होगा, द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखते हैं और वेग को v से लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर रूप, क्योंकि ये सदिश राशियों के लिए वेक्टर, ये सदिश राशि है तो सदिश के ऊपर हमेशा वेक्टर लगाया जाता है। द्रव्यमान अदिश है तो इस पर वेक्टर नहीं लगेगा। वेग क्या है, वेग फिर सदिश है तो इस पर फिर लग जाएगा वेक्टर। तो ये हो गया इसका सदिश रूप, ये इसका फार्मूला हो गया। इसके मात्रक की बात करें, संवेग के मात्रक की, तो संवेग का मात्रक, तो देखो क्या दे रहा है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो जो संवेग का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया संवेग का मात्रक। तो समझ में आया। तो संवेग सबसे पहले आपको हमने बताया कि द्रव्यमान और वेग कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो m इंटू वी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, वेग v है, तो इसका जो संवेग होगा वो हो जाएगा m इंटू वी। फिर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक के देखो, इस जो वेक्टर रूप है, वेक्टर रूप का मतलब हो गया सदिश रूप, सदिश रूप। तो ये सदिश राशि है और ये भी वेग सदिश राशि है, तो इन पे वेक्टर लग जाएंगे। द्रव्यमान अदिश राशि है तो इस पे वेक्टर नहीं लगेगा। जब आपको बताया था सदिश और अदिश, तब आपको बताया था कि जो सदिश को निरूपित करते हैं तो उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। फिर इस संवेग का जो मात्रक होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। वेग का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग कैसी राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है, अब अगर सदिश है तो इसमें दिशा होगी, तो इसकी दिशा क्या होती है, जो वेग की दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। तो इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। समझे। देखो समझो, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध की बात करें तो देखो समझो ध्यान से, इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे ये एक वस्तु है,
जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान ये ऐसे कहीं पे रखी हुई है, मेज है या आप मान लो कि सड़क पे रखी है, ठीक है, ऐसे रखी है, गोलाकार है या किसी भी प्रकार की है, गोलाकार मान लो। हुआ क्या कि इसका जब प्रारंभ में क्या था, वेग इसका v1 था, इस वेग से ये गति कर रही थी। ठीक, अब इस पर क्या हुआ कि इस पर एक बल लगा दिया गया F। ठीक, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल v वेग से गति कर रही है। ठीक है, इस पर कैपिटल F बल लगाया गया। अब जब कैपिटल F बल लगाया जाएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा t का समय लगा। और हुआ क्या कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, यही वस्तु है, तो इसका जो वेग हो गया वो हो गया v2। ठीक, तो माना एक वस्तु क्या है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल v वेग से गतिमान है, आपको थ्योरी में दिख भी रहा होगा साइड में। ठीक, और इस पर क्या किया गया कि स्मॉल f बल लगाने पर वो डेल्टा t समय में उसका वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है। ठीक, अब देखो इसके बाद समझो। हुआ क्या कि जब इसका था कि इसमें निकालेंगे इसका प्रारंभिक अगर संवेग निकालेंगे p1 बराबर, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान पहले भी कितना था, m, और वेग कितना था, v1। ठीक, बाद में संवेग, बाद में संवेग देखे p2 बराबर, तो p2 क्या होगा, m तो वही रहा, ये हो गया v2, m v2। अब बात करें किसकी, संवेग परिवर्तन की। संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन जो होगा डेल्टा p बराबर वो होगा अंतिम संवेग और माइनस प्रारंभिक संवेग। तो डेल्टा p इक्वल अंतिम संवेग आया m v2, ये आया m v1। ठीक, कॉमन आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपको कितना, m दोनों में कॉमन है। m जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा v2 वेक्टर और ये v1 वेक्टर। v2 माइनस v1 आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा p होता है वेग में परिवर्तन, तो m इंटू डेल्टा v, जहाँ डेल्टा v क्या है लिख लेंगे, जहाँ डेल्टा v जो है वो बराबर है वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन। क्या करें, दोनों पक्षों में हम लोग डेल्टा t से भाग दे दें, तो जब डेल्टा t से इसमें भाग देंगे तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t आएगा, m इधर भाग देंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आएगा। ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर, ये हो गया वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, इधर लिख रहे हैं। तो वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा p लिखेंगे, चूंकि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बराबर होता है a क्या है, त्वरण। अतः यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की जगह लिख देंगे a, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर हो जाएगा किसके, m इंटू a के। अब देखो गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम में क्या होता है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में पढ़ा था कि बल जो होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ma इसमें भी दे रहा है, ma इसमें भी दे रहा है, तो यहाँ F बराबर होता है ma के, तो यहाँ F बराबर लिख सकते हैं ma के। अतः
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है एफ के। ये क्या हो गई? संवेग परिवर्तन की दर। एफ क्या हो गया? वस्तु पर आरोपित बल। यही संबंध आ गया। अतः संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है वस्तु पर आरोपित बल। यही आ गया संवेग और बल में संबंध। फिर से देख लो, इसको समझ लो। होता क्या है कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उष्मालयम है, उसका जो वेग है वो कितना है? v1 है। ठीक है, v1 वेग से वो गति कर रही है। हुआ क्या? इस पे कैपिटल एफ बल आरोपित किया गया, जिससे डेल्टा टी समय अंतराल बाद उसका वेग जो हो गया वो v2 हो गया। वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी और वेग उसका क्या होगा? जब बल लगाएंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा, तो वेग जो उसका हो गया वो हो गया v2। अब बात करते हैं, देखो संवेग की प्रारंभिक संवेग जो था, प्रारंभिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान था m और वेग था v1। बाद में संवेग की बात करेंगे, अंतिम संवेग की बात करें p2, तो p2 हो गया द्रव्यमान इंटू वेग, वेग हो गया v2। संवेग परिवर्तन निकालेंगे तो परिवर्तन मतलब अंतिम वाला, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग की जगह रखेंगे m v2 वेक्टर, माइनस प्रारंभिक संवेग की रखेंगे m1 वेक्टर। डेल्टा p बराबर आ गया, इन दोनों में m कॉमन मिल रहा है। तो जब इसमें कॉमन मिल रहा है तो डेल्टा v वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है? त्वरण के। सदिश है तो सब में वेक्टर ही लगा दो। तो ये बल जो बराबर होगा वो बराबर होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण के। गति के द्वितीय नियम में आपको पढ़ाया गया था कि गति विषयक न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बताया गया था न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में। अब F बराबर होता है ma, और यहाँ पे दे रहा है ma, तो ma की जगह लिख सकते हैं F, और ये इधर दिया था इतना। ये क्या था? संवेग परिवर्तन की दर। जब समय से भाग देते हैं तो उसका मतलब होता है संवेग परिवर्तन की दर। और F बराबर क्या हो गया? वस्तु पर आरोपित बल। समझ गए? तो ये आ गया इसमें संबंध। देखो आवेग क्या होता है, समझो आवेग क्या है। इम्पल्स। आवेग देखो क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है, इस पर जो है बल लग रहा है F, ठीक है, और बहुत कम समय के लिए लग रहा है, मतलब अल्प समय दे रहा है डेल्टा टी, ठीक। तो किसी वस्तु पर बल लग रहा है F और वो कितने अल्प समय डेल्टा टी पर लग रहा है। तो जो ये बल होता है F और जो ये अल्प समय होता है डेल्टा टी, इनका जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? आवेग I कहलाता है, इम्पल्स, ठीक। तो क्या होगी परिभाषा कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल, ठीक है, तथा बल जितने अल्प समय के लिए लगता है या बल जितने समय के लिए उस पर लगता है, ठीक है, उस समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, ठीक। समझना आपको इधर से, थ्योरी आपको बताया गया है, साइड से नोट करनी है। अब देखो इसकी बात करें कि देखो ये क्या है? बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जब बल सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि होगी, क्योंकि ये इसके बल के गुणनफल के बराबर है, बल और समय के। तो जो आवेग होता है वो कैसी राशि है? आवेग एक सदिश राशि है। जो जिसकी दिशा क्या होती है? जिसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश, अनु मतलब की ओर, दिश माने दिशा, बल की दिशा की ओर ही होती है, अनुदिश होती है।
देखो बात करें आवेग के मात्रक की, आवेग का मात्रक, तो आवेग की मात्रक करें तो बल इंटू समय के, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन सेकंड, एक मात्रक हो गया। दूसरे मात्रक की बात करें तो देखो बल का जो न्यूटन होता है, ठीक है, बल का एक एसआई मात्रक हमने बताया था आपको जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसी में, कि बल का एक मात्रक होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक कितना होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक ये सेकंड गुणा में है, तो इस सेकंड से एक ये सेकंड कम हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। तो जो आवेग एक कैसी राशि है सदिश राशि है, जिसकी दिशा जो होती है वो बल की दिशा के अनुदिश होती है, इसका मात्रक हो गया ये। न्यूटन का मात्रक होता है द्रव्यमान किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक ये सेकंड, तो इससे एक सेकंड कम हो गया तो ये आ गया सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया इसका मात्रक। तो फिर से समझ लो आवेग क्या होता है, हमने बताया यदि किसी वस्तु पर बल जो एफ है वो बहुत अल्प समय डेल्टा टी के लिए कार्य कर रहा हो, तो जो बल और उस समय का गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है आवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो बल की दिशा होती है वही दिशा होती है, और बल के मात्रक और समय के मात्रक के अनुसार इसका मात्रक आ गया। क्लियर। देखो अगली जो हेडिंग है वो आपसे कह रहा है आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। तो आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध समझो, ठीक है, पूरा इधर से ही नोट करना है, तो ध्यान से पहले समझेंगे। देखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अभी आपने पढ़ा आवेग, आवेग आई बराबर जो होता है वो बल इंटू क्या होता है समय के, ठीक है, तथा जो बल होता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार वो F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के। अतः जो ये आवेग आई आएगा वो आएगा बल की जगह क्या लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू डेल्टा टी, परंतु त्वरण जो होता है ए वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय के, ठीक, पिछले लेक्चरों में ये बता चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में त्वरण बताया था, तो ये एक ही जगह रख देंगे। अतः आई इक्वल जो आएगा एम एक ही जगह रखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, हो जाएगा एम इंटू डेल्टा वी के। बात समझ में आई, द्रव्यमान इंटू वेग के। अब वेग बराबर होता है क्या वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। u को हमेशा याद रखना प्रारंभिक वेग कहते हैं, v को क्या कहते हैं अंतिम वेग। u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, समझ में आया, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग। पहले u आता है ना uv, तो u क्या हो गया प्रारंभिक वेग, v क्या हो गया अंतिम वेग। तो यहाँ से I बराबर जो आएगा I बराबर जो आएगा m डेल्टा v की जगह रखेंगे v माइनस यू, तो I बराबर m v की जगह v m का इसमें गुणा करेंगे तो m इंटू यू। एम वी क्या हो गया प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग, ये क्या हो गया प्रारंभिक संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है संवेग होता है पढ़ा। तो I बराबर आया अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो I बराबर अंतिम संवेग क्या है P, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग क्या होता है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन क्या होता है डेल्टा P। तो आवेग जो बराबर आ गया वो किसके बराबर आ गया, आवेग बराबर हो गया संवेग परिवर्तन।
तभी आपने गौर किया होगा कि जो आवेग का जो मात्रक था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, वही संवेग का था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया आपका। तो इसको लिख सकते हैं आप बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। और आपने पढ़ा कि संवेग परिवर्तन के पीछे पढ़ा था डेरिवेशन कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर किसके होती है, उस वस्तु पर कार्यरत बल के। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, हेडिंग थी है आपकी आवेग तथा संवेग में संवेग परिवर्तन। तो आवेग बराबर आप पढ़ चुके हैं बल इंटू समय, बल बराबर पढ़ा है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल की जगह रख देंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण बराबर पढ़ा है वेग परिवर्तन की दर, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो जहाँ पे ए दे रहा है वहाँ रखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा तो आ जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। अब वेग परिवर्तन जो होता है वो होता है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो डेल्टा वी की जगह रख देंगे वी माइनस यू, एम का अंदर गुणा करेंगे एम वी माइनस एम यू। तो एम वी क्या था अंतिम संवेग माइनस एम वी क्या यू क्या है प्रारंभिक संवेग। तो आई बराबर क्या हो गया अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। तो आवेग बराबर हो गया संवेग परिवर्तन, या बल का आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। बात समझ में आई? ये हेडिंग कंप्लीट हो गई।